अर्नव कीबोर्ड पर तेजी से टाइप किया और कहा, व्यूज का लास्ट लोकेशन मुंबई ही है, एक्सी बीच के पार्किंग पर। ओके थैंक यू अर्नव, मैं वापस आकर तुम्हें सब बताऊंगी। आगे भी मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। ध्रुवी ने फोन रखा और अपनी कार को डेस्टिनेशन की तरफ दौड़ा दिया। प्रेजेंट टाइम। समुद्र के लहरों के आवाज के साथ नक्श ने ध्रुवी का सवाल सुना। वो चौंक गया। उसे थप्पड़ से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ध्रुवी बात से उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। उसके करीब आज तक कोई नहीं था, यहाँ तक कि उसके टीम के लोग भी उसके ये सीक्रेट नहीं जानते थे। हाँ, एक शख्स तो है जिसे पता है, लेकिन उन्हें सिर्फ शक है। उन्होंने कभी मुझसे डायरेक्ट इस बारे में बात नहीं की, लेकिन ध्रुवी ने कैसे जान लिया? ध्रुवी ने अपना सर सहलाया और गुस्से से कहा, नक्श, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? नक्श ने ध्रुवी से नजरें नहीं मिलाई। उसे चुप देखकर ध्रुवी को पता नहीं चल रहा था कि वो आगे क्या बोले। मुझे गुस्से से इससे बात नहीं करनी चाहिए। त्रिशा मासी ने जो बताया उससे इसका बचपन अच्छा नहीं बिता है, तो कहीं अपना आपा न खो दे। ध्रुवी ने शांति से और सॉफ्टली कहा, चलो हम कहीं आराम से बैठकर बात करते हैं। नक्श ने ध्रुवी को अब जाकर देखा। ध्रुवी की आवाज भी काजल की तरह है। आई कांट लॉस्ट माई सेल्फ। मुझे खुद को काबू में रखना होगा। खुद को घूरते देखा ध्रुवी ने उसे हाथ पर जोर से चिकोटी काटी और नक्श दर्द से कहरा गया। घूरना बंद करो और चलो। ध्रुवी के रेड स्पोर्ट्स कार में दोनों बैठ गए और ड्राइव करते हुए एक रेस्टोरेंट लेकर गई। वहां सिंगल्स के लिए रूम हमेशा बुक रहती थी, तो दोनों आराम से अंदर चले गए। तुमने लंच तो नहीं किया होगा, तो ऑर्डर कर लो, ध्रुवी ने कहा और मेनू पास किया। नक्श ने मेनू ले लिया और ऑर्डर कर दिया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला और मैं कहाँ हूँ ये कैसे पता चला? नक्श ने हैरानी में पूछा। ध्रुवी हल्का मुस्कुराए और बोली, मैं ध्रुवी सिंघल हूँ और अंडरवर्ल्ड किंग भी, तो अगर मुझे अपने सिटी की खबर ना हो तो मैं बेकार हुई ना। नक्श ने कुछ देर की चुप्पी के बाद पूछा, दीक्षित ग्रैंडपा कैसे है? ध्रुवी की मुस्कान बड़ी हो गई, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? नक्श की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई और उसने झट से कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। क्यों? मॉम की वजह से। नक्श ने ध्रुवी को घूरा। ये लड़की बहुत डायरेक्ट है। उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। तब तक खाना भी आ गया। ध्रुवी ने लंच कर लिया था, तो उसने अपने लिए लाइट सूप ऑर्डर कर लिया। खाना खाते टाइम दोनों शांत थे। खाने के बाद ध्रुवी ने पूछा, क्या तुम्हारे फीलिंग्स के बारे और भी किसी को पता है? आई एम सॉरी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। बस हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, नक्श ने डेस्परेटली कहा। ध्रुवी ने नक्श के चेहरे में डर देखा, डेस्परेशन देखी और बेबसी भी। ध्रुवी उठकर नक्श की तरफ चली गई और उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, इट्स ओके, इट्स ओके। नक्श ने भी जोर से ध्रुवी को गले लगा लिया और उसके कंधे पर अपने सर रख सुबकने लगा। ध्रुवी को रियलाइज हुआ कि फील्ड पर काम करने वाला इतने टफ लड़के का दूसरा साइड इतना वीक और सहानुभूति भरा होगा। कुछ देर तक ध्रुवी उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाती रही। उसे बहुत बुरा लग रहा था। पेरेंट्स के बिना बड़ा होने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। उसे अपने फैमिली से प्यार था, खासकर अपने भाई बहनों से। लेकिन नक्श, वो अकेला था, इसीलिए काजल के मदर लव वो दूसरे तरह से समझ बैठा। उसे अब समझ आ रहा था कि प्रॉब्लम खान हुई है। ध्रुवी हल्का मुस्कुराए और मन ही मन सोचा, इस लड़के को बस प्यार की भूख है, सच्चे प्यार की, बिना शर्तों वाली। मॉम ने उसे वो दिया जिससे ये ऑब्सेस्ड हो गया और प्यार की परिभाषा बदल गई। कुछ देर में नक्श उससे अलग हुआ और अपने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसे शर्म आ रही थी कि लड़की के कंधों पर वो रोया। ध्रुवी ने पूछा, अब ठीक लग रहा है? नक्श ने टिश्यू से अपने चेहरे को साफ किया और ध्रुवी की तरफ देखकर कहा, सॉरी। ध्रुवी ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर पंच किया और कहा, कभी कभी रोने से मन हल्का हो जाता है। जो ये सोचते हैं लड़के नहीं रोते, वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। नक्श इस लॉजिक को सुन के सन्न हो गया, लेकिन बात सही भी थी। उसने फिर हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हुई?
ध्रुवी ने उसे देखा और 2 पल बाद कहा, हाँ, हुई थी, लेकिन तुम्हारी क्यूट सी आंखें देख समझ गई कि सब जानबूझकर नहीं बल्कि गलतफहमी थी। गलतफहमी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं सच में काजल से बोलते बोलते नक्श रुक गया। ध्रुवी ने थोड़े गुस्से से कहा, भगवान का शुक्र बनाओ कि तुमने ये बात मेरे सामने बोली। अगर डैड के सामने बोलते तो वो तुम्हारा क्या हाल करते तुम सोच भी नहीं सकते। नक्श ने हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर सिंघल को पता है। ध्रुवी को तो भयानक झटका लगा। वॉट? सच में? कैसे? ध्रुवी को समझ नहीं आया कि क्या पूछे। फिर भी तुम जिंदा हो? ध्रुवी जोर जोर से हंसने लगी। डैड इतने लेनिएंट कब से हो गए? नक्श ने कहा, हाँ, उन्होंने मुझे फिजिकली हार्म नहीं किया लेकिन मुझे काजल से कभी मिलने नहीं दिया। ध्रुवी ने अपना हाथ टेबल पर मारा और गुस्से से कहा, वो इसीलिए कि तुम्हारे डैड ने मॉम को अब तक नहीं छोड़ा है। अभी तक वो उस ट्रॉमा से नहीं निकली है और तुम्हारा डैम चेहरा उस बास्टर्ड से मिलता है। तो मेरे डैड को गलत बोलने की हिम्मत भी मत करना। ध्रुवी ने सब कुछ गुस्से से नक्श की आंखों में आंखें डालकर कहा। नक्श जम गया। वो खूबसूरत हरी आंखें उसके कितने पास थी और उन आंखों में गुस्सा। कितना कूल है। नक्श के होठों पर बहुत छोटी सी मुस्कान थी। ध्रुवी तो काजल से भी ज्यादा हाइपर है और बहुत ब्रेव भी। वरना जहां हम जैसे ट्रैन कमांडोज जाते हैं वहां ये ऐसे ही पहुंच गई। अंडरवर्ल्ड किंग सूट करता है, लेकिन फिलहाल तो ये क्वीन की तरह गुस्सैल है। जब भी गुस्सा होती है तो नाक भी लाल हो जाती है। सो क्यूट। ये सब सोचते हुए नक्श की मुस्कान और बड़ी हो गई। ध्रुवी टेबल के दूसरे तरफ चली गई थी और वरना वो उसे पंच जरूर कर देती। उसने उंगली पॉइंट करते हुए तेज आवाज में कहा, तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम स्टूपिड हो? अचानक नक्श ने ध्रुवी की नाक पर टैप किया और हंसते हुए कहा, तुम जब गुस्सा करती हो तुम्हारी नाक लाल हो जाती है। सो फनी। ध्रुवी का गुस्सा और बढ़ गया। वो दूसरी तरफ आई और नक्श पर हमला कर दिया। तुम बिना मार खाए नहीं मानोगे। ध्रुवी ने एक पंच नक्श के चेहरे की तरफ बढ़ाया लेकिन नक्श ने उसके छोटे से पंच को अपने एक हाथ से रोक लिया। ध्रुवी ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए दूसरा पंच किया तो नक्श ने उसे भी पकड़ लिया। जाहिर था कि नक्श की ताकत ध्रुवी से ज्यादा थी लेकिन ये फायदेमंद भी था। वो उससे वजन में हल्की थी और अब उसका दोनों हाथ उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। ध्रुवी ने अपने पैर से उसके घुटने पर मारा। नक्श थोड़ा लड़खड़ाया लेकिन ध्रुवी का हाथ छोड़ा नहीं। मेरा हाथ छोड़ो, ध्रुवी ने गुस्से से कहा। नक्श को इस फाइट में अचानक मजा आने लगा। वेरी टफ गर्ल, मुझे तुम्हारे स्किल्स देखने हैं। नक्श ने ना में सर हिलाया और कहा, ट्राई करो। उसकी बत्तीसी देखकर ध्रुवी को यकीन नहीं हुई कि कुछ देर पहले ये बच्चों की तरह रो रहा था। डैम, आई विल किल यू, बोल ध्रुवी ने अपना सर घुमाया जिससे उसके खुले बालों ने नक्श के चेहरे पर वार किया। नक्श की आंखों में लगी तो उसने कुछ कदम पीछे ले लिए और ध्रुवी का हाथ छूट गया। रेस्टोरेंट का वो कमरा फाइटिंग रिंग बनने वाला था। नक्श ने अपना सर झटका और मुस्कुराते हुए कहा, लड़की होने का फायदा तुम्हें मिलेगा ये सोचना मत। ध्रुवी ने अपनी जीन्स की पॉकेट से रबर बैंड निकाला और अपने बालों को बांधते हुए कहा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मुझे ये चाहिए भी नहीं। मैं तुम सबसे बहुत आगे हूँ, बस पढ़ाई में थोड़ी कमजोर हूँ। चलो आओ डार्लिंग, ट्राई करते हैं। ध्रुवी के एटीट्यूड को देखकर नक्श के पेट में तितलियां उड़ने लगी। ऑसम गर्ल। इस वक्त नक्श को पता ही नहीं चला कि वो काजल के बारे में पूरी तरह भूल चुका था। ध्रुवी ने हवा में छलांग लगाए और एक पंच किया। नक्श तैयार था लेकिन अगले ही पल ध्रुवी ने हवा में टन लिया और उसे किक कर दी। लेकिन नक्श बच गया। इस तरह से ध्रुवी ने कई बार किया लेकिन वो बचता गया। नक्श ने अपनी नाक सहलाए और कहा, कमांडो की ट्रेनिंग गली की मारपीट जैसी नहीं है कि उससे आसानी से हराया जाए। ध्रुवी ने दांत पीस लिए। उसने फिर से वही मूव किया। वो पंच करने आगे बढ़ी। फिर से। नक्श ने सोचा। नक्श ने दोनों तरफ से खुद को बचाने की प्लानिंग कर ली थी। लेकिन अगले ही पल ध्रुवी का पंच खुल गया और नक्श के डिफेंस के बीच से पार हो गया और उसके चेस्ट पर लगा। नक्श को अपने सीने में बहुत दर्द हुआ और 2 कदम लड़खड़ाते हुए पीछे चला गया। ये क्या था?
नक्श संभालता उससे पहले ध्रुवी ने एक उंगली से उसके बाह, जांघ और गर्दन पर वार किया। अगले ही पल नक्श दर्द से कहरा उठा। एक लंबा चौड़ा आदमी दर्द से कहरा रहा था जबकि कहीं से कोई खून भी नहीं निकल रहा था। ध्रुवी ने नक्श के गाल को पिंच किया और कहा, मैं तुम्हें जान से मार भी सकती हूँ, तो मुझे कमजोर मत समझना। नक्श ने दर्द में कहा, क्या किया तुमने? ये हमारे देश की प्राचीन वॉर तकनीक है, इसे कलरीपिटू कहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, मेरा छोटा भाई अभी मुझे बहुत सिखाने वाला है। ध्रुवी, प्लीज मुझे ठीक करो, मैं हार मानता हूँ। ध्रुवी ने हंसते हुए कहा, तो तुम एक लड़की से हार मानते हो? नक्श ने हाँ में सर हिलाया तो ध्रुवी ने फिर से वैसे ही वार किया और उसकी नसें खोल दी जिससे दर्द अगले पल गायब हो गया। ध्रुवी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो अचानक नक्श को अजीब लगा और उसने नजरें फेर ली, लेकिन वो उन हरी आंखों को रेसिस्ट नहीं कर पाता था तो दोबारा उसे देखने लगा। अब तुम फिर मुझे घूर रहे क्यों रहे हो? नक्श का चेहरा सीरियस था और उसने कुछ कहा और पलट कर जाने लगा। नक्श को जाता हुआ देख ध्रुवी बेचैन हो गई। तुम कहाँ जा रहे हो? नक्श ने बिना पलटे कहा, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। ध्रुवी को अब भी नक्श को जाने देने का मन नहीं था। नक्श के इमोशंस उलझ रहे थे। इस लड़की का चार्म उसे कंफ्यूज कर रहा था, इसीलिए वो ध्रुवी से दूर चले जाना चाहता था। लेकिन ध्रुवी ऐसा नहीं चाहती थी। वो दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम नहीं जा सकते जब तक मैं न कहूँ। लेट मी गो। ध्रुवी ने नक्श को एक उंगली से धक्का दिया और पीछे कर दिया। नो, मुझे तुमसे अभी और बात करनी है। इस बार ध्रुवी के टच से नक्श गया। उसके अंदर इमोशंस इधर उधर होने लगे। इस लड़की ने मेरे अंदर ये कैसा तूफान खड़ा कर दिया? मेरा दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा। क्या इसीलिए कि इसमें मुझे काजल दिख रही है? लेकिन मैं काजल के सामने इतना नर्वस बिहेव नहीं करता। नक्श पीछे होने लगा और वापस उसी चेयर पर बैठ गया। नक्श की नज़र ध्रुव के चेहरे से हटी नहीं। एक तो वैसे ही कंफ्यूज था और ऊपर से ध्रुवी उसे जाने नहीं दे रही थी। तुम्हें क्या बोलना है? नक्श बहुत नर्वस था, इतना कि वो हकलाने लगा। ध्रुवी के होठों में जीत की मुस्कान थी। वो धीरे धीरे नक्श के करीब गई और पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगी। नक्श को झटका लगा, उसके पूरे शरीर में झुनझुनी होने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं ध्रुवी से अट्रैक्ट हो रहा हूँ? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। नर्वसनेस की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने चेहरे पर एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो ध्रुवी उसके और करीब थी और उसके गालों पर उंगलियां फेर रही थी। ध्रुवी को नक्श की हालत देख बहुत हंसी आ रही थी। नक्श, तुम कितने क्यूट क्यों हो? तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है, किसी मासूम बच्चे के जैसे। ये सब ध्रुवी ने नक्श के कान में फुसफुसाते हुए कहा। इससे ध्रुवी के होठों ने उसके कान को स्पर्श किया। नक्श का शरीर कांपने लगा। उसकी इच्छा शक्ति और धैर्यता बहुत मजबूत थी, लेकिन ये लड़की धीरे धीरे उसे तोड़ रही थी। उसके शरीर का एक हिस्सा रिएक्ट करने लगा। अगले ही पल ध्रुवी ने अपने बालों को खोल दिया। ध्रुवी ने मन ही मन सोचा, आज मुझे तुम्हारी असली करैक्टर का पता चलने वाला है। उसके बाद मैं तुम्हारी गलतफहमी का भी इलाज करूंगी। ध्रुवी उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। नक्श के गर्दन को सहलाते हुए वो अपने होठों को नक्श के होठों के करीब ले गई और धीरे से कहा, नक्श, आई लाइक यू। ये सुनते ही अचानक नक्श होश में आया और उसने गुस्से से ध्रुवी को धक्का दिया। तुम करना क्या चाहती हो? हमें दूर रहना चाहिए। आज के बाद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। नक्श के धक्का देने से ध्रुवी को चोट लग गई। उसके पैर में मोच आ गई। वो तो शॉकड थी कि अचानक क्या हुआ, और जब उठने की कोशिश की तो उसे बहुत तेज दर्द हुआ। उसने नक्श की कोई बात नहीं सुनी क्योंकि वो दर्द में थी। ये सच था कि ध्रुवी को नक्श पहली नज़र में पसंद आ गया था, जैसे पहली नज़र का प्यार। लेकिन जब उसे उसके पर्सनैलिटी के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो सब कुछ सॉल्व करना चाहती थी ताकि वो ठीक हो जाए और उसे भी एक चांस मिले। लेकिन नक्श की इस हरकत ने ध्रुवी का दिल तोड़ दिया। इससे ये साबित हो गया कि नक्श के मन में ध्रुवी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है।
जब ध्रुवी ने उस दर्द को फील किया जो उसके एंकल में हुआ, वो उसके टूटे दिल का भी दर्द था। फाइन, ये बस एक पल की पसंद थी और अब खत्म। इसके बाद इस लड़के के साथ जो होगा वो खुद उसका जिम्मेदार होगा। एंड आई डोंट केयर। ध्रुवी बाहर से नहीं, अंदर से भी स्ट्रांग थी। वही मोच आने की वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। नक्श ने गुस्से से सब किया और कहा, लेकिन जब उसने ध्रुवी की दर्द में देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। ध्रुवी के माथे पर पसीना था। नक्श आगे बढ़ा और ध्रुवी को सहारा देने के लिए, लेकिन ध्रुवी ने हाथ दिखाकर रोक दिया। नक्श की भावें सिकुड़ गई। जिस चुलबुली लड़की को उसने अभी कुछ देर पहले देखा वो कहीं गायब हो गई। उसकी हरी आंखों में उदासी, झुंझलाहट और डिसअपॉइंटमेंट थी। आई एम सॉरी ध्रुवी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ध्रुवी ने बिना देखे कहा, दरवाज़ा उधर है, तुम जा सकते हो। प्लीज लेट मी हेल्प यू। ध्रुवी ने कुछ नहीं कहा और बगल के सोफे को पकड़कर उसमें बैठ गई। उसने लंबी सांस ली और अपना फोन निकाला। जस्सी, किसी डॉक्टर को भेजो। जस्सी ध्रुवी की पर्सनल बॉडीगार्ड थी तो साय की तरह उसके साथ रहती थी। कबीर ने उसे ध्रुवी के लिए स्पेशली अपॉइंट किया था। जस्सी होटल में आ गई और डॉक्टर को कॉल किया और साथ ही मैनेजर से पूछा कि यहाँ कोई डॉक्टर है। मैनेजर ने सर खुजाते हुए कहा, मैं कॉल करता हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात सुन ली। एक्सक्यूज मी, क्या आपको डॉक्टर चाहिए? जस्सी ने बिना भाव के कहा, यस सर, मेरी मैडम को पैर में मोच आई है। उस शख्स ने कुछ सोचा और कहा, मैं डॉक्टर हूँ, आई कैन हेल्प। जस्सी ऐसे किसी को भी ध्रुवी के नज़दीक जाने नहीं दे सकती थी। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए अपना एक कार्ड निकाला जिसमें उसके बारे में लिखा था। जस्सी ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से शॉक्ड होकर देखा। कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर तो हूँ ही। जस्सी सीधे उसे ध्रुवी के पास ले जाने लगी। उधर नक्श ने परेशान होते हुए कहा, ध्रुवी, आई एम सॉरी, मैं हेल्प करता हूँ, ये सब मैं भी जानता हूँ। वो आगे बढ़ा लेकिन ध्रुवी ने फिर उसे रोक दिया और बिना देखे कहा, तुम अभी तक गए नहीं, मुझे एक बार देखने दो। तभी बाहर से दरवाज़ा खुला। जस्सी अंदर आई और कमरे का माहौल देख वो हैरान रह गई। मैम, ये सब क्या हुआ? आपको चोट कैसे? तभी उसने नक्श को देखा और वो अलर्ट हो गई। उसने आगे पूछा, मैम क्या आपकी इससे लड़ाई हुई? ध्रुवी ने झल्लाते हुए कहा, उसे इग्नोर करो। डॉक्टर, यस सर, आप कहाँ गए? जस्सी ने आवाज़ दी तो वही डॉक्टर अंदर आया। वो काफ़ी हैंडसम और लंबा था लेकिन थोड़ा पतला। उसके गहरे काले बाल और बड़ा सा चश्मा, जो उसे और भी हैंडसम बना रहा था। उसके चेहरे में नेचुरल स्माइल थी और जब वो अंदर आया जो जैसे कोई हैवी पर्सनैलिटी वाला इंसान हो। नक्श ने उसे घूरा। नक्श जहाँ डेडली हैंडसम था वही वो डॉक्टर लाइवली हैंडसम। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। ध्रुवी ने उसके तरफ नहीं देखा लेकिन जब उस डॉक्टर ने ध्रुवी को देखा तो उसकी आंखें चमक गई और रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। वो एलिगेंटली अंदर आया और अपने कोट के बटन्स खोले एक घुटने पर ध्रुवी के सामने बैठ गया। ध्रुवी का दर्द बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने जस्सी की तरफ देखा और इशारे से पूछा, क्या मैं देख सकता हूँ? जस्सी ने हाँ में सर हिलाया तो डॉक्टर मुस्कुरा दिया। ध्रुवी की नज़र तभी डॉक्टर पर पड़ी। डॉक्टर ने ध्रुवी से कहा, मिस, अपना पैर मेरे घुटने पर रखिए। ध्रुवी ने वैसा ही किया। डॉक्टर ने ध्रुवी के जीन्स को थोड़ा उठाया और देखा कि उसका पैर सूज गया है। उसने भावे सिकोड़ते हुए कहा, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, ये नीला हो गया है। नक्श ने भी देखा और उसकी मुठियां कस गई। लगता है मैंने जोर से पुश कर दिया होगा। जस्सी ने पूछा, तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। डॉक्टर ने जस्सी को देखा जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रहा है। नहीं, फिल्म थिएटर ले जाना होगा। जस्सी ने मुंह बना लिया। ऑफ कोर्स, हॉस्पिटल जाना होगा, डॉक्टर ने दोबारा कहा। ये सुनते ही ध्रुवी को दर्द में भी हंसी आ गई। हा, डॉक्टर, आप बहुत फनी है। हा, अहे, सॉरी। नक्श को ध्रुवी का बिहेवियर बहुत अजीब लगा। वो दर्द में भी हंस रही थी। जस्सी ने ध्रुवी को उठने में हेल्प की, लेकिन वो उसे कंधे पर उठा सकती थी जो थोड़ा अजीब लगता। ध्रुवी ने जस्सी की बेबसी समझते हुए डॉक्टर से कहा,
डॉक्टर जी, क्या आप हेल्प कर सकते हैं? मैं चल नहीं सकती। अगले ही पल अचानक ध्रुवी को लगा जैसे दुनिया घूम गई और वो हवा में लटक गई। उसने अपना सर झटका और देखा कि वो नक्श की गोद में है। उसे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? नीचे उतारो मुझे। ध्रुवी के माथे पर पसीना था। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, नक्श ने रेस्टोरेंट से निकलते हुए कहा। पीछे से जस्सी ने दौड़ लगा दी। नक्श बहुत तेज था और उसके लंबे पैरों ने उसकी स्पीड और बढ़ा दी। वो डॉक्टर वही खड़ा रह गया। उसने रूम की हालत देखी और उसे हंसी आ गई। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये भी अपनी माँ की तरह मैसी है। हाँ, होगी ही। हंसते हुए वो भी बाहर निकल गया और रेस्टोरेंट में वापस चला गया। वहाँ कोई उसका इंतजार जो कर रहा था। वो एक ओल्ड लेडी और ओल्ड मैन थे। सॉरी ग्रैंडमा, एक काम आ गया था। कोई बात नहीं, ओल्ड लेडी ने कहा। उस डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, ग्रैंडमा, क्या आप अब भी काजल से बात करती है? ओल्ड लेडी हंसने लगी और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो अभी भी वैसे ही है, प्यारी और क्यूट। क्या वो अभी तक सुधरी नहीं? पता नहीं वो इविल वैम्पायर उसका कैसे ख्याल रखता होगा, डॉक्टर ने खाना कहते हुए कहा। वो बहुत खुश है और उसके 2 बच्चे भी हैं, वो भी जुड़वां, ओल्ड लेडी ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, गुड। अब मेरी न हो सकी फ्यूचर वाइफ खुश है तो ठीक है। उसे बोलो मेरे लिए अपने जैसी कोई लड़की ढूंढने, लेकिन स्मार्ट, उसके जैसे डम नहीं। ओल्ड लेडी और ओल्ड मैन हंसने लगे। तुम खुद उससे मिल लो। ये सुनते ही वो डॉक्टर खुश हो गया। ये अच्छा आइडिया है। वापस जाने से पहले मैं उस डम लड़की से मिलना चाहता हूँ। बस इन्हीं बातों में उनका लंच होता रहा। नक्श ने ध्रुवी को सीधे अपनी कार में बैठा दिया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मेरे पास अपनी गाड़ी है, हटो मेरे रास्ते से। नक्श ने उसकी सीट बेल्ट लगाए और कहा, चुपचाप बैठो। जितना हल्ला करोगी हॉस्पिटल पहुंचने में उतनी देर होगी और दर्द बढ़ता जाएगा। हाँ, तो ये तुमने ही किया है, और अब दया दिखा रही हो। नक्श झुंझला गया। उसने अपने ड्राइवर से चाबी वापस ली और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। ध्रुवी ने सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलने वाली थी कि नक्श ने उसका हाथ पकड़ा और दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। क्या बदतमीजी है, मुझे जाने दो, ये किडनैपिंग है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर मारूं? उसने डोर लॉक कर दिया और सीट बेल्ट वापस लगा दिया और कहा, अगर तुम चुप नहीं रही तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। वॉट किस? आई विल किस यू। हाँ, सपने में। उससे पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नक्श ने अपनी रेंज रोवर तेजी से आगे बढ़ा दी। अभी मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइम जरूर करूँगा। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे जो सबसे नज़दीक था। नक्श जल्दी से उतरा और ध्रुवी को फिर से उठा लिया और हॉस्पिटल में ले गया। उसने इमरजेंसी कॉल किया और ध्रुवी को इलाज के लिए भेज दिया। तब तक जस्सी भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसने रिसेप्शन में ध्रुवी के बारे में पूछा तो पता चला वो इमरजेंसी में है। वहां उसने नक्श को बैठे देखा। उसने अपने सीक्रेट कैमरा से नक्श की फोटो ले ली। आखिर उसे अपने बॉस कबीर को रिपोर्ट जो करना था। नक्श वही चुपचाप बैठा हुआ था। उसके इमोशंस मिक्स हो गए थे। वो अब खुद को समझ नहीं पा रहा था। वो सर झुकाए बैठ था। तभी जस्सी ने कहा, थैंक यू सर, मैम को आपने जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? नक्श ने कोई जवाब नहीं दिया। वो भले ही जस्सी को देख रहा था लेकिन उसके दिमाग में खिचड़ी बन रही थी। तभी एक नर्स ने आवाज दी, मिस ध्रुवी के साथ कौन है? जस्सी ने फौरन पूछा, कैसी है वो? नर्स ने सीधे सीधे कहा, उनका स्प्रेन सीरियस है, लंबे आराम की जरूरत है, आप उनसे मिल सकती है। लेकिन अगले ही पल एक हवा का झोंका उनके बगल से पार हुआ। जस्सी ने देखा तो वो लड़का वहां नहीं था। जस्सी की भावें सिकुड़ गई। आखिर ये है कौन? मैम के साथ क्या कर रहा है? नक्श तेजी से ध्रुवी के वार्ड की तरफ गया। उसने डोर का नॉब पकड़ा लेकिन फिर हिचकिचाने लगा। मैं अंदर जाऊं या न जाऊं?
लेकिन तभी अंदर से दरवाजा खुला। डॉक्टर थोड़ा चौंक गया और कहा, आप अंदर जा सकते हैं, बस उन्हें अभी उस पैर पर स्ट्रेस नहीं देने दीजिएगा। तो नक्श ने बस हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर ने अपनी बात कही और चला गया, लेकिन नक्श अब भी हिचकिचा रहा था। ध्रुवी ने दरवाजे पर खड़े नक्श को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर आराम करने लगी। मैंने जब डिसाइड कर लिया है तो उस गधे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन उसने कितनी जोर से धक्का मारा मुझे, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। उस टाइम के बारे में सोचकर ध्रुवी गुस्से से तमतमा गई। धक्का मारने के लिए उसने उसके चेस्ट को भी टच किया था। ध्रुवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आंखें बंद किए हुए उसने खुद से कहा, अगर मेरे पास गन होती तो उसके पैर में गोली मार देती। रास्कल। तभी उसकी कान में आवाज आई, ध्रुवी। ध्रुवी ने आंखें खोली और नक्श को घूरते हुए देखा। वो उसकी इसी समय पिटाई करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकती थी। ध्रुवी की लाल नाक देख नक्श समझ गया कि वो बहुत गुस्सा है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। सॉरी, ध्रुवी ने गुस्से से हंसते हुए कहा, आज तो तुमने सॉरी बोलने का रिकॉर्ड ही बना लिया होगा ना। वैसे अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, तुम कंटिन्यू कर सकते, लेकिन बाहर जाकर गेट आउट। मैं मेडिकल बिल्स भर दूंगा। ध्रुवी गुस्से से चिल्लाई, गेट आउट। नक्श चौंक गया। इतना गुस्सा, वो फौरन भर चला गया। बाहर आते ही देखा तो जस्सी खड़ी थी। दरवाजा बंद कर नक्श ने जस्सी को सब बताया जो डॉक्टर ने बताया था। जस्सी ने सर हिलाया और कहा, ओके सर, लेकिन आप मैम से नहीं मिल सकते जब तक वो न चाहे। नक्श ने अपना बालों पर उंगलियां फेरी और चला गया। नक्श जैसे ही पार्किंग की तरफ जा रहा था, उसके बगल से एक शख्स पार हुआ। नक्श रुक गया और पलटकर उसे देखा। वो, क्या वो मिस्टर सिंघल थे? फिर खुद ही न में हिला कर कहा, या फिर उनका बेटा था। नक्श को वापस जाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने शाम को हॉस्पिटल आने का प्लान बनाया था। काजल को दक्ष वापस घर ले गया। उसे कुछ हुआ नहीं था, बस उसके ट्रॉमा ने उसे वापस से परेशान किया। कार में काजल आंखें बंद किया दक्ष के सीने पर अपना सर रखे हुए थी। दक्ष काजल के बाल सहला रहा था। बाहर से वो बहुत शांत लग रहा था लेकिन अंदर से गुस्से से उबल रहा था। मैंने मना किया था, काजल से नहीं मिलना है, उसके सामने नहीं आना है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। दक्ष ने अपना फोन निकाला और एक मैसेज किया। तभी दक्ष का फोन बजा। यस, मैंने सुना चिली को कुछ हुआ था। दक्ष ने सिर्फ हमम किया। क्या चिली तुम्हारे सामने है? अथर्व ने पेपर वेग घुमाते हुए पूछा। यस। अथर्व चेयर पर पीछे होकर बैठ गया और कुछ सोचते हुए पूछा, उस नक्श शेखावत का क्या करने वाले हो? दक्ष उस लड़के का नाम सुनते ही गुस्सा हो गया, लेकिन काजल उसके बाहों में थी। अगर वो कोई हलचल करता है तो उसे परेशानी होगी। पता नहीं, देखता हूँ। तभी काजल ने सर उठाकर पूछा, जीजाजी का फोन है? दूसरी तरफ से अथर्व की हंसने की आवाज आई। दक्ष ने हाँ में सर हिलाया। काजल ने उससे फोन ले लिया और कहा, जीजाजी, रामा, प्रिया और कार्तिक को सॉरी बोल दीजिएगा, मैं उन्हें बाद में फोन कर लूंगी। नो प्रॉब्लम चिली, अथर्व ने कहा। काजल ने कुछ सोचा और रुंधे गले से कहा, मुझे दी से मिलना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अथर्व शांत हो गया। वो काजल को और छेड़ने वाला था लेकिन फिर उसने सीरियस टोन में कहा, मैं स्पाइसी को बोलता हूँ तुमसे जाकर मिले। दक्ष ने काजल से फोन लिया और कुछ बात कर फोन रख दिया। कार से उतरकर वो सीधे अपने कमरे के बाथरूम में चली गई। दक्ष डर गया। वो बाथरूम के पास खड़ा हो गया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब 10 मिनट बाद भी काजल बाहर नहीं आई तो दक्ष बेचैन हो गया। उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, काजल बाहर आओ। और कितनी देर? काजल ने झट से दरवाजा खोल लिया। उसकी आंखें लाल थी। दक्ष ने काजल को गले लगा लिया। काजल, क्या तुम मुझसे नाराज हो? दक्ष ने धीमे से पूछा। काजल ने दक्ष के सीने में अपना सर छुपा लिया और फिर से रोने लगी और बोली, नहीं डोडो, लेकिन मैं तुम्हें कितना परेशान करती हूं ना। दक्ष ने काजल के चेहरे को थाम लिया और उसके भीगी आंखों में किस किया और कहा, काजल प्लीज रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता।
काजल ने दक्ष की तरफ देखा और उसके होठों को किस कर लिया। दक्ष ने भी काजल को कमर से उठा लिया और किस करने लगा। काजल को बेड तक ले जाने के बाद दक्ष ने उसे बहुत प्यार से किस किया, ऐसे कि वो अपनी सारी परेशानी भूल जाए और सिर्फ उसे याद रखे। कबीर ने जब ध्रुवी के हॉस्पिटल में होने की खबर जस्सी से सुनी तो वो उस तरफ दौड़ पड़ा। हॉस्पिटल ने ध्रुवी के इंजुर्ड पैर देख कबीर को बहुत गुस्सा आया। कैसे हुआ ये सब? ध्रुवी ने कबीर को देखा और मन ही मन सोचा, कबीर को भी मॉम से रिलेटेड सारी बातों का पता होना चाहिए। कबीर, क्या तुम नक्श शेखावत को जानते हो? कबीर की आंखें गहरी हो गई। उसे पुरानी बातों कुछ पता था। वो सिंघल का दुश्मन था और जिंदा था। हाँ, वो बास्टर्ड चिराग शेखावत का बेटा है। ध्रुवी ने एक लंबी सांस ली और सब कुछ बता दिया जो भी उसे पता था। हाँ, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने नक्श को सेड्यूस करने की कोशिश की, टेस्ट करने के लिए। सारी बातें सुनकर कबीर का दिमाग बर्स्ट कर गया। व्हाट द हेल, ध्रुवी, ये क्या कह रही हो तुम? ये सच है, उसने खुद बताया। कबीर ने मुठिया कस ली। डैड जानते हैं? ध्रुवी ने हाँ में सर हिलाया तो कबीर को गुस्से से हंसी आ गई। मुझे लगता है डैड ने उसे जिंदा सिर्फ मॉम की वजह से छोड़ा है। उससे मिलना जरूरी है।